आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ज़्यादातर चीज़ें मैंने इस लेक्चर की यूनिवर्सिटी फिजिक्स से ली हैं, जिसका ये 14th एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें हेलिडे रेसनिक-क्रेन से भी ली हैं जिसका मैं 5th एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, और इसका भी ये चैप्टर नंबर 2 है और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन आमतौर पर वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर की जाती है। जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इस तरह से मूव कर रहा होगा कि उसका सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, या वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, या जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा। कुछ लोग समझते हैं वन डायमेंशनल मोशन का मतलब एक डायरेक्शन में मोशन है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, तो अगर बॉडी इस तरह से मूव करे कि ये इधर जाए तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये वापस आ रहा है तो फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू कम हो रही है। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो एक्स की वैल्यू मोर नेगेटिव आ रही है। अगर ये मोर नेगेटिव वैल्यू से लेस नेगेटिव वैल्यू और फिर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आ रहा है तो एक्स की वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो अगर एक बॉडी इस तरह से मूव करे कि उसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। अगले चैप्टर्स में हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे जो ज़्यादा जर्नल होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझना चाहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो हम ज़्यादा डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो आगाज़ है वो क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन ये कि आर यू पीपल एट रेस्ट और इन मोशन, क्या आप रेस्ट में या मोशन में? तो इसका जो आंसर है उसके लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है और उसमें एक बंदा है जिसकी मोशन को हमने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है मुन्ना यानी एम, और इसके बराबर में एक और बंदा बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बबलू, और एक बंदा बाहर बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पप्पू। ओके, और ये ट्रेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट से फॉर एग्जांपल आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ये एम और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अगर हम बी से फ़ोन करके पूछें, हाँ भाई ये जो एम है मुन्ना है, ये रेस्ट में या मोशन में है, तो बी बोलेगा जाहिर सी बात है ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम पप्पू से पूछें, हाँ भाई ये जो एम है ये रेस्ट में या मोशन में है, तो क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है और एम इसमें बैठा हुआ है तो बी ये कहेगा कि एम जो है वो मोशन में है। तो अब क्वेश्चन ये है क्या एम रेस्ट में है मोशन में है? तो आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि आप बी के रिस्पेक्ट से पूछ रहे हैं या पी के रिस्पेक्ट से पूछ रहे हैं या किसी और के रिस्पेक्ट से पूछ रहे हैं। तो अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं करेंगे तब आप मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अगर मैं पूछूं क्या एम रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन गलत है। तो सही का आंसर क्या, सही क्वेश्चन क्या होगा? क्या एम बी के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है या मोशन में है? क्या एम पी के रिस्पेक्ट से रेस्ट में या मोशन में? इस तरह अगर आपसे पूछूं क्या आप रेस्ट में या मोशन में, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट से। अगर आप एक रूम में हैं और आपके बहन भाई आपके पास बैठे हुए हैं तो आप उनके रिस्पेक्ट से रेस्ट में, लेकिन एक बंदा आपको देखने के लिए मून पे चला जाए तो मून पे बैठा हुआ बंदा अर्थ को मूव करता हुआ देखेगा, तो आप भी अर्थ पे हैं तो आपको भी मूव करता हुआ देखेगा। तो सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि मोशन या रेस्ट को उस वक्त तक डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन ना करें। तो अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को कैसे करेक्टराइज करें? तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमें ये देखना होगा कि वो कहाँ पे है, उसके लिए हमें पोजीशन की बात करनी होगी। अगर वो मूव कर रहा है तो हमें ये देखना होगा कितना तेज़ मूव कर रहा है, उसके लिए हमें स्पीड की बात करनी होगी। अगर स्पीड के अंदर डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दें तो वेलोसिटी की बात हो जाएगी। फिर बॉडी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है और कितना फास्ट हो रहा है, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी। अब बाज़ औक़ात हमें ओवरऑल मोशन की बात करनी होती है तो हम एवरेजेस की बात करेंगे। बाज़ औक़ात किसी एक पॉइंट पे वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं, उस वक्त हम इंस्टेंटेनियस की बात करनी होती है। और हमें बाज़ औक़ात मोशन को विजुलाइज करना होता है तो उसके लिए हमें ग्राफ्स चाहिए तो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। फिर एक ख़ास किस्म की मोशन है जो है मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसको हम देखेंगे और हम देखेंगे कि फ्री फॉलिंग बॉडीज कांस्टेंट एक्सीलरेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम देखेंगे। और हम इस सिचुएशन को भी देखेंगे कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो तब क्या होगा। तो इस चैप्टर में ये मेन चीज़ें जो कि हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने मैट्रिक इंटर में देखा है
कि मोशन की जो स्टडी है वो मैकेनिक्स में होती है, और अगर बगैर फोर्स के रेफरेंस के मोशन को डिस्क्राइब करें तो काइनेमेटिक्स कहलाती है। लेकिन बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है इसका जो ताल्लुक है वो ज्योमेट्री ऑफ द मोशन से। ज्योमेट्री ऑफ द मोशन का मतलब ये है कि हम मोशन को विजुलाइज करना चाहते हैं, कोई पार्टिकल किस पोजीशन पे है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एटसेट्रा। तो काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली मोशन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली पोजीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और मोशन का कॉज क्या है इसको हम नहीं देख रहे होते। अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है उसके लिए अगर हम एक ओवरऑल बॉडी कंसीडर करें तो बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो हम पहले डायरेक्ट से बॉडी को नहीं देखते बल्कि हम एक पार्टिकल को देखते हैं। तो पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट मास होता है। आप लोगों ने मैथ्स में पॉइंट के बारे में पढ़ा है कि पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी ज़ीरो डायमेंशन होती है। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये एक डॉट है। इसको अगर छोटा करें तो एक छोटा डॉट है, और अगर इस डॉट को और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं कि इसका साइज़ तकरीबन ना होने के बराबर हो तो वो एक पॉइंट के लिए अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है। पॉइंट की खास बात यह है कि आप उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 एक पॉइंट है, यहाँ 0.5 एक पॉइंट है। तो 0 और 0.5 के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं? ज़ाहिर है इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं। तो अगर यहाँ और यहाँ के दरमियान इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं और हर नंबर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है तो एक पॉइंट का साइज़ कितना सा होगा? ज़ाहिर ना होने के बराबर होगा। तो इसका मतलब है पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता। और अगर एक पॉइंट के साथ मास एसोसिएट कर दें, हम ये बोलेंगे कि एक बॉडी का सारा मास एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, तो इसको हम पार्टिकल का नाम देते हैं। अगर एक बॉडी इस तरह से मूव करे कि इसके सारे पार्ट्स एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तमाम पार्ट्स एक डायरेक्शन में सेम वे से मूव कर रहे हैं, तो हम इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और आमतौर पर वो जो पॉइंट है वो उसके सेंटर ऑफ मास में लाया करता है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग अ बॉडी हम उसकी जगह एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं। पार्टिकल का मतलब है एक पॉइंट जिसमें सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। अगर एक व्हील है वो अगर स्लाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक व्हील है उसको आप घसीट रहे हैं, तो इसको तो आप पार्टिकल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसके सारे पार्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन व्हील अगर रोल कर रहा है उसके सारे पार्ट्स एक साथ मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ैन की बात करें, एक फ़ैन के 3 विंग्स होते हैं, पंखा तेज़ी से चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पंखे को हाथ लगाएं तो आप इसके आउटर रीजन को हाथ लगाना पसंद करेंगे या दरमियान वाले रीजन को? ज़ाहिर सी बात है दरमियान वाले रीजन को, क्योंकि ये स्लो होता है और आउटर वाला पार्ट फास्ट मूव करता है। तो इसके सारे पार्ट्स एक साथ मूव नहीं करते। हम सर्कुलर मोशन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो मूविंग फैन है या ये जो रोलिंग आपके पास टायर है, आप इसको एक पॉइंट के तौर पर डील नहीं कर सकते क्योंकि इसके सारे पार्ट्स एक साथ मूव नहीं करते। इसका जो अर्थ है इसको कभी पॉइंट के तौर पर ट्रीट कर भी सकते हैं और कहीं कभी नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल ये सन है और इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, तो ओवरऑल अगर अर्थ की रोटेशन की बात करें तो आप इसमें अर्थ को एज अ पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अर्थ आपको पता है कि अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है। स्पिनिंग की बात करते हैं तो स्पिनिंग में जो आपके पास अर्थ का इक्वेटर वाला पार्ट है उसकी मोशन अलग होती है, और जो पोल्स वाले पार्ट हैं इसकी मोशन अलग होती है, और ये जो अलग ये वाले पॉइंट्स हैं और ये वाला जो रीजन है इनकी मोशन अलग होती है। तो अगर अर्थ स्पिन कर रही है, स्पिनिंग अर्थ को आप एक पॉइंट मास के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते, आप एक पार्टिकल के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर कोई पार्टिकल है तो वो कहाँ है, तो उसके लिए हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर यूज़ करते हैं। तो वेक्टर में आपने पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन क्या हम यहाँ 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसमें y और z दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे अगर मोशन अलॉन्ग x एक्सिस है। अगर मोशन अलॉन्ग y एक्सिस है तो उसमें x और z कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। आमतौर पर जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। तो अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर आपने मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन की रिस्पेक्ट से अगर ये पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा हुआ है,
इसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 पे है और ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है तो 2i, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका 2i है। तो ये जो एरो है ये पोजीशन वेक्टर है, आप उसको r कह सकते हैं और ये 2i के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पोजीशन यूनिक नहीं होती। यूनिक का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि हमारे पास हमेशा ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ होना लाजमी नहीं है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ के बजाय यहाँ पे डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिन है और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो -3i होगी। तो इस पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट से कुछ और है और इसके रिस्पेक्ट से कुछ और है, तो पोजीशन वेक्टर या पोजीशन यूनिक नहीं होती। जैसे जैसे डिफरेंट हमारे पास रेफरेंसेस होंगे, हर एक के लिए इस पॉइंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। ये जो पॉइंट है ये इसके रिस्पेक्ट से राइट पे है और ये इसके रिस्पेक्ट से लेफ्ट पे है। अगर आपकी बात करें, आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक बंदा यहाँ से आपको देख रहा है तो आप उसके राइट पे हैं, अगर एक बंदा यहाँ से आपको देख रहा है तो आप उसके लेफ्ट पे हैं, किसी और के रिस्पेक्ट से आप किसी और डायरेक्शन में होंगे, किसी और के रिस्पेक्ट से किसी और की डायरेक्शन में होंगे, तो आपकी पोजीशन यूनिक नहीं है। तो अगर आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो पहले हमें एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेम को फिक्स करना पड़ेगा कि इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो पोजीशन है ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम या चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। ओके, तो अगर एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन है वो एक ही जगह बैठा हुआ है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बॉडी मूव करता है, तो जब बॉडी मूव करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है तो टाइम भी चेंज होता है। तो हम यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो टाइम क्या है, ये एक फिलोसफिकल चीज़ है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है वो जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो शुरू में जो टाइम है फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड और बाद में जो टाइम हो गया फॉर एग्जाम्पल 6 सेकेंड हो गया, तो कितनी देर तक हमने इसको नोट किया, ये कहलाता है टाइम इंटरवल t2 - t1। तो कितनी देर के लिए कोई इवेंट हुआ, कितनी देर के लिए आपने बॉडी की मोशन को नोट किया, ये टाइम इंटरवल। ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसकी इनिशियल पोजीशन है एट टाइम t1 फॉर एग्जाम्पल x1 और इसकी फाइनल पोजीशन है एट टाइम t2 x2, तो कितनी पोजीशन चेंज होगी उसके लिए हम लिखेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x2 - x1। तो ये कॉमन सेंस का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी रिस्पेक्ट से x1 था, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 3 थी और फॉर एग्जांपल x2 की वैल्यू 7 थी। आई मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमें पता है कि मोशन अलोंग x है, तो आई जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था xi, उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते। तो ये 7 - 3 आ गया, तो ये +4 आ गया। तो जो हमारे पास चेंज इन पोजीशन है वो यहाँ पे 4 यूनिट्स आ गई। अगर ये पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुँचता है और फिर फॉर एग्जांपल वापस आता है, ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। जैसे हमने देखा था पहले, हमने 7 में से 3 को माइनस किया था। अब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल कितनी चेंज इन पोजीशन है, आप फाइनल x की वैल्यू में से इनिशियल x की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो अब जो फाइनल x की वैल्यू है वो ये x2 है अब, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ पे आ गया। तो अब चेंज इन पोजीशन कितनी होगी, 4 - 3 1। हालांकि उसने बड़ी आवारागर्दी की, वो यहाँ से यहाँ भी किया और वापस भी आया, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ आप ये कंसिडर करेंगे कि चेंज इन पोजीशन कितनी हुई है, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, बीच वाले पाथ को नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है और वो मूव करता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल शुरू में 4 पे और यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक जाता है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसके लिए कितनी पोजीशन चेंज होगी, ये x2 है, ये x1 है, x2 - x1 12 - 4 8 यूनिट। अब हम एक नया ओरिजिन डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, और फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव x है, राइट साइड पॉजिटिव x है। इसके रिस्पेक्ट से अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये -2 है फॉर एग्जांपल, ये -4, ये -6 -8 -10 -12 और -14, ये वाला जो पॉइंट है वो -14 है।
ज़ाहिर सी बात है 4 से 6 तक अगर 2 मीटर होगा इस फ्रेम की रिस्पेक्ट से, तो जो 1 मीटर एक फ्रेम में मेजर किया जाएगा दूसरे फ्रेम में भी 1 मीटर उतना ही होगा। तो ये यूनिट्स हैं उनके दरमियान जो गैप है वो हर कोऑर्डिनेट के लिए सेम ही रहता है। आप अगर पार्टिकल को देखें तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इस नए कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से ये वाला जो पॉइंट है ये है x1 इनिशियल, और ये वाला जो पॉइंट है ये है x2 फाइनल। तो इसको मैं x1 प्राइम कर देता हूँ, इसको x2 प्राइम कर देता हूँ, ताकि पता चले कि नया O प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसकी रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन x2 प्राइम माइनस इनिशियल पोजीशन x1 प्राइम। तो जो इनिशियल पोजीशन है वो है -12 और जो फाइनल पोजीशन है -4, तो ये -4 आ गया, -12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगेन ये 8 यूनिट्स आ गया। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास था 8 यूनिट और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 8 यूनिट्स। तो हालांकि ओरिजिन शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट की पोजीशन अलग है इसके रिस्पेक्ट से, इस पॉइंट की पोजीशन अलग है इसके रिस्पेक्ट से, लेकिन अगर हम देखें तो इसी पॉइंट की पोजीशन इसकी रिस्पेक्ट से अलग है, यानी पोजीशन वेक्टर या पोजीशन यूनिक नहीं है। लेकिन दोनों के लिए अगर आप चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो जो आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, कि आपने ओरिजिन कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ ट्रू वेक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एक और नाम यूज़ करते हैं और वो है हमारे पास सेपरेशन वेक्टर। ये दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन को इंडिकेट करता है और आम तौर पर बहुत सारे फार्मूलों में पोजीशन के बजाय सेपरेशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात होती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास जो आर होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान रिलेटिव पोजीशन होती है। तो रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट से जो पोजीशंस हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो सेपरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या रिलेटिव पोजीशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन जो इंडिविजुअल पोजीशंस हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। तो हम फिजिक्स में आम तौर पर ऐसी क्वांटिटीज़ को पसंद नहीं करते जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करें। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम पसंद करते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं जिससे हम कुछ गलत फहमियाँ माशरे में जो पाई जाती हैं उसको दूर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी राइट साइड पे जा रहा है, तो अगर एक बॉडी राइट साइड पे जा रहा है और हमने राइट साइड को पॉजिटिव चूज किया हुआ है, तो अगेन ये चॉइस है ये हमारे इख्तियार में। तो उसमें हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन x1 है और जो फाइनल पोजीशन है वो x2 है। फॉर एग्जांपल जो x1 की वैल्यू है 19 मीटर है और x2 की वैल्यू 277 मीटर है। अब डेल्टा x चेंज इन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 277 माइनस 19 तो 258 मीटर आ गया। ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये टू द स्केल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप चीज़ नोट करें कि डेल्टा x पॉजिटिव आर, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये है ओवरऑल बॉडी उस डायरेक्शन में नज़र आएगा जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव चूज़ किया हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा x नेगेटिव आ जाए उसका मतलब क्या होगा कि बॉडी इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन दैट वी हैव चोजन टू बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगेन राइट साइड को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और अब बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो 277 मीटर। तो अगर इनिशियल पोजीशन 277 मीटर का मतलब ये है कि जैसे ये 277 था तो ये 277 है यहाँ पे, और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो 19 मीटर है। तो 277 से 19 की तरफ आ रहा है, तो चेंज इन पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो 19 में से 277 माइनस हो गया तो -258 आ गया। -258 आने का क्या मतलब है, इस केस में फॉर एग्जांपल बॉडी शुरू में ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पे था, फिर बाद में कम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पे है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। तो ओवरऑल बॉडी यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है। जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव चूज़ किया है इसको ऑपोजिट आ रहा है। सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि डेल्टा x पॉजिटिव है तो ओवरऑल बॉडी की पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है कि जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बना हुआ है ये उस डायरेक्शन में नज़र आएगा, और अगर डेल्टा x नेगेटिव है तो हमें बॉडी नज़र आएगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जिसको हमने पॉजिटिव चूज़ किया हुआ है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हम हमेशा राइट साइड को पॉजिटिव चूज़ करें, हम लेफ़्ट साइड को भी पॉजिटिव चूज़ कर सकते हैं।
अगर हम लेफ़्ट साइड को पॉजिटिव चूज़ करें तो फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5, यानी लेफ़्ट साइड को अब हमने पॉजिटिव चूज़ की और बॉडी जो है वो अब उसकी इनिशियल पोजीशन है 19 मीटर, तो 19 इस 0 से करीब होगा, लेफ़्ट साइड को हमने पॉजिटिव चूज़ किया है और बॉडी की फाइनल पोजीशन है वो 277 है, तो ये है हमारे पास x2 277, तो ये 277 है और ये 19। अब आप नोट करें डेल्टा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 जो है वो हमारे पास 258 मीटर आ गया और ये प्लस है। पहले हमने ये देखा था कि यहाँ प्लस आ रहा था, इसका मतलब था बॉडी राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन अब हमने देखा कि दोबारा से डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि बॉडी हमेशा लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डेल्टा एक्स नेगेटिव ही आएगा, बल्कि अगर हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव चूज किया हुआ है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी उस डायरेक्शन में ओवरऑल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है जिस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना हुआ है। डेल्टा एक्स पॉजिटिव का मतलब है बॉडी उस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, और यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है। क्या लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मानना गलत है? नो, ऐसा नहीं है। इस तरह लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मानते हुए एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी 277 से 19। फॉर एग्जाम्पल x1 277 मीटर आ गया और x2 19 मीटर आ गया, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो अब माइनस 258 मीटर आ रहा है। अब बॉडी कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब बॉडी 277 से 19 की तरफ जा रहा है। ओवरऑल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है? लेफ्ट डायरेक्शन को। तो अगर बॉडी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करे जिसको हमने पॉजिटिव चूज किया हुआ है तो डेल्टा एक्स नेगेटिव आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बातें आगे भी काम आएंगी। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बॉडी राइट साइड पे जाएगा, नो। अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है और राइट साइड को भी हमने पॉजिटिव माना हुआ है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव आने का मतलब है बॉडी ओवरऑल राइट साइड पे जा रहा है। और अगर हमने राइट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है और डेल्टा एक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी ओवरऑल इस डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। लेकिन अगर हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है और डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी भी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। और हमने अगर लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है और डेल्टा एक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी इसके ऑपोजिट यानी राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि राइट साइड पे जा रहा है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया हुआ है। अब यहाँ पर एक दो मिसकॉन्सेप्शन दूर करने हैं और वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ को रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को या चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो यहाँ से चलना शुरू हुआ 0, फिर 1 2 3 4। तो फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया 4 यूनिट्स तक और फिर ये वापस आया और ये वापस आया फॉर एग्जांपल यहाँ तक। क्योंकि अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ये -3 हो जाएगा और ये +4। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ। यहाँ से यहाँ कितना पाथ है 4, यहाँ से यहाँ कितना पाथ है 3। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रहा है, लेकिन लेंथ कितनी है इसकी 3। 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 मीटर। लेकिन मैं अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है 1। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है 0 और फाइनल पोजीशन क्या है 1, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1। तो आप नोट करें डिस्टेंस 7 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आया। अगर ये बॉडी यहाँ के बजाय हमें यहाँ नज़र आता, फॉर एग्जांपल ये -1 है यहाँ पे नज़र आता, तो अब डिस्टेंस कितना होता? ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होता? यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक -1, तो और एक और ऐड करें तो ओवरऑल ये 5 हो जाता। तो डिस्टेंस कितना हो जाता? 5 + 4 9 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता? इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन -1 है, तो -1 में से 0 को माइनस करें तो -1, तो डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर आ जाएगा। इस तरह अगर फाइनल पोजीशन इसकी यहीं पे वापस होती, जहाँ से गया वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना होता? 4 + 4 8 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता? इनिशियल पोजीशन भी 0, फाइनल पोजीशन भी 0, तो 0 आ जाता।
तो कुछ लोग ये समझते हैं कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नो, इट्स नॉट द केस। यहाँ देखें डिस्टेंस 7 है, डिस्प्लेसमेंट 1 है। इस तरह हर सिचुएशन में आपने देखा कि डिस्टेंस अलग वैल्यू रखता है और डिस्प्लेसमेंट अलग वैल्यू रखता है। कभी खास केस में हो सकता है कि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन जनरली ट्रू नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कल आपके सर पे सींग आ जाएं, कल आप दादा या दादी बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस नेगेटिव हो। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं है। ओके, तो ये बात हुई कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड। अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है वर्ल्ड लाइन। तो ये वर्ल्ड लाइन के बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वैसे टेक्निकल नाम है जो बताना चाह रहा था। पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसको बोलते हैं वर्ल्ड लाइन। ओके, तो अब तक हमने बात की फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अगर एक बॉडी एक डिस्टेंस कवर करता है तो हमारा आमतौर पर कंसर्न ये होता है कि वो कितना फास्ट है। उसके लिए हम जिस क्वांटिटी की बात करते हैं वो है स्पीड। तो अगर एक बॉडी फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल डिस्टेंस कवर करता है 110 मीटर का और उसके टाइम लगाता है फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड, तो सेकंड की ये स्टैंडर्ड सिंबल है जो SEC सेकंड लिखते हैं, वो सिर्फ क्लियरिटी के लिए लिखते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। तो ये 5 सेकंड है S। अगर ये 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर करता है तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? तो उसके लिए सीधा सीधा 10 मीटर को डिवाइड कर दें 5 सेकंड से, 10 को 5 से डिवाइड करें, ये 2 आ जाएगा और ये मीटर पर सेकंड आ गया। ये स्पीड आ गई इसकी, यानी कितना फास्ट मूव कर रहा है। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो ये इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास है स्पीड का ये वाला फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं उतरा हुआ, बल्कि कॉमन सेंस है कि आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो आपको 1 सेकंड का डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? नहीं। क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? नहीं। तो स्पीड कभी नेगेटिव होगी? नो, स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओवरऑल डिस्टेंस को ओवरऑल टाइम से डिवाइड करें तो ये बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये एवरेज स्पीड, ओवरऑल डिस्टेंस को ओवरऑल टाइम से डिवाइड करेंगे एवरेज स्पीड। ओके, अब हम कुछ टिपिकल स्पीड्स की बात करते हैं। लाइट की स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। 3 एक्सपोनेंट 8 है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। ये जो फास्टेस्ट मैन है इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं यूसेन बोल्ट की, जो फास्टेस्ट मैन। तो यहाँ पे हम वीडियो रन करते हैं और ये जो यूसेन बोल्ट है वो ये है और ये भाग रहा है और ये 100 मीटर का डिस्टेंस इसने 9.58 सेकेंड में कवर करके ये बन गया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन। यहाँ लिखा हुआ है 37.6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इस वीडियो को खुद बाद में गौर से देखें तो आप देखेंगे कि शुरू में ये स्लो था, फिर फास्ट हुआ, फिर और फास्ट हुआ। तो कितना डिस्टेंस कवर किया यूसेन बोल्ट ने? 100 मीटर। कितना टाइम लगाया? 9.58। तो उसकी जो एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें 100 डिवाइड बाय 9.58 तो ये 10.44 मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, और अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 37.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये 10.44 के बजाय आपको यहाँ पे 12 नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि ये हमने कैलकुलेट किया, ये ओवरऑल स्पीड है। शुरू में ये स्लो था, बाद में फास्ट, फिर और फास्ट हुआ। तो जो फास्टेस्ट होगी इस पूरी जर्नी के दौरान शायद वो 12 है, इसलिए 12 मीटर पर सेकेंड। ग्लेशियर्स हमें बज़ाहिर रेस्ट में नज़र आते हैं, लेकिन सैटेलाइट वगैरह से इनकी मोशन देखी गई है और ये बहुत मामूली स्पीड है, तकरीबन 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। इस तरह किसी ज़माने में आपने सुना होगा, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ थे, जुड़े हुए थे और अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन दूरी की जो स्पीड है वो -9 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये महसूस नहीं होती। अर्थ बज़ाहिर आपको स्टेशनरी नज़र आती है, लेकिन इसकी जब ये अर्थ सन के अबाउट अर्थ ऑर्बिट में घूमती है तो उसकी स्पीड होती है 30,000 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 110,000 किलोमीटर पर आवर। तो अर्थ की स्पीड है 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। अपनी गाड़ी की स्पीड को देखें कितनी होती है, 100 किलोमीटर पर आवर, या बाहर कहीं चला रहे हो तो 200 किलोमीटर पर आवर। पागल हो तो अगर आप पागल हो तो 300-400 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अर्थ की स्पीड देखें
110,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा स्पीड है, हमें फील क्यों नहीं होती? तो ये किस अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और ये कैलकुलेट कैसे हुई ये भी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आप देखें, आप लोग सर्च करें नेट पे कि फास्टेस्ट जो प्लेन है उसकी स्पीड कितनी है, फास्टेस्ट जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, फास्टेस्ट जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, नेट पे ये सर्च कीजिएगा। ओके, ऊपर मैंने जब आपसे बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चेंज इन पोजीशन है, ये आपको सिर्फ ये इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, बीच में क्या हुआ ये फॉर्मूला उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ओवरऑल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना तेज से हुआ, तो उसके लिए हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे मैंने स्पीड के लिए आपको बताया था कि आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें एवरेज स्पीड आती है, इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है। तो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स जो कि चेंज इन पोजीशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, डिवाइड बाय टाइम। इससे क्या पता चलेगा कि कितनी फास्ट बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव वेलोसिटी की, तो एक चीज़ नोट करें इस फॉर्मूले में कि इस फॉर्मूले में डेल्टा टी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम कम नहीं होता। एक्स की वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इनिशियली आप फॉर एग्जाम्पल 0 में, बाद में आप -2 पे चले गए। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव है। डेल्टा एक्स अगर 0, एवरेज वेलोसिटी 0, और डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो जो रूल पॉजिटिव या नेगेटिव का डेल्टा एक्स के लिए था, एग्जैक्टली वही रूल एवरेज वेलोसिटी के लिए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रैगस्टर है, एक रेसिंग कार है, और वो इनिशियली फॉर एग्जाम्पल 19 मीटर पर है, ये ओरिजिन है हमारा, उसके रिस्पेक्ट से ये 19 है, और फाइनली जब हमने इसको देखा तो ये है हमारे पास 277 मीटर पे। तो इनिशियल जो टाइम हमने नोट किया वो 1.0 सेकेंड है, इनिशियल पोजीशन 19 मीटर, और जो फाइनल पोजीशन है 277 मीटर। जब ये बॉडी ने इस पोजीशन को हिट किया तो उस वक्त उस टाइम हमने नोट किया 4.0 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 277 फाइनल पोजीशन है, 19 इनिशियल पोजीशन है, डिवाइड बाय फाइनल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम जो कि 4.0 सेकेंड है, इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम जो कि 1.0 सेकेंड है, तो 258 मीटर डिवाइड बाय 3.0, तो ये 86 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है और ये ओवरऑल राइट साइड पे जा रही है। क्या पता बीच में फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में यहाँ पे हो, फिर अगले सेकेंड में यहाँ पे आ जाए, और फिर जादू से यहाँ पे आ जाए, तो बीच में क्या हुआ ये फॉर्मूला उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमने ये चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट की 258, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये ओवरऑल ये वेलोसिटी है। इस तरह अगर बॉडी इनिशियली 277 से मूव करके 19 मीटर तक जाए और अभी भी हमारे पास राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है और बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, और इनिशियली जब हमने टाइम नोट किया तो 16.0 सेकेंड है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टॉप वॉच पहले से ऑन की हुई थी और ये टाइम जब 16.0 सेकेंड आया तो उस वक्त हमने इसकी पोजीशन को नोट किया, और जब टाइम 25.0 सेकेंड, टाइम हमेशा बढ़ता है, तो 16 से 25.0 सेकेंड पे हमने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। तो कितनी पोजीशन चेंज हुई? फाइनल पोजीशन क्या है 19, इनिशियल पोजीशन क्या है 277, फाइनल टाइम क्या है 25.0, इनिशियल टाइम क्या था 16.0, तो 19 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नोट करें टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव आ गई। ये वेलोसिटी नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि बॉडी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना हुआ है। तो अगर हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माने और बॉडी भी लेफ्ट साइड पे जा रही हो तो इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा तो बॉडी हमेशा राइट साइड पे जा रही होगी। आमतौर पर हमारी सुन्नत ये है कि राइट साइड को पॉजिटिव चूज करते हैं, लेकिन हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव चूज कर लें और बॉडी ओवरऑल लेफ्ट साइड पे जा रही हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये बात हम कम करेंगे और हम राइट साइड को भी पॉजिटिव मानते हुए चीज़ों को करेंगे। ओके, तो कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आप कंसिडर करें। रूल्स फॉर साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए कुछ सिचुएशन में, पहली सिचुएशन है अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और इंक्रीज कर रहा हो। क्या मतलब? पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव हो। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल इसमें +2 है, फिर ये +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, और फॉर एग्जाम्पल +6 तक हुआ। और मैं अज्यूम करूंगा हर दफ़ा के टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है ताकि कैलकुलेशन आसान हो।
तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है 6, ये अज्यूम कर रहा हूँ, और इनिशियल पोजीशन क्या है 2, तो फाइनल पोजीशन में वैल्यू मोर पॉजिटिव है और ये लेस पॉजिटिव है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन 6, इनिशियल पोजीशन 2, 6 - 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस केस में एक्स वेलोसिटी आप देखें पॉजिटिव है और बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर शुरू में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हो और ये डिक्रीज हो रही हो, यानी कि लेस पॉजिटिव हो रही हो, तो सिचुएशन कुछ यूं है कि शुरू में ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली बॉडी +6 पे, और बाद में लेस पॉजिटिव हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कम होते 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 +2 पे आ गई। इस केस में जब मोर पॉजिटिव वैल्यू से लेस पॉजिटिव वैल्यू होती जा रही है, तो इसका मतलब शुरू में ये यहाँ पे था और बाद में ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अगेन अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड है। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो देखें वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव है। तो अगर शुरू में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बाद में एक्स की वैल्यू लेस पॉजिटिव हो गई, तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा होगा, डेल्टा एक्स नेगेटिव यानी कम हो रहा है। तीसरी सिचुएशन देखेंगे एक्स नेगेटिव है और वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का मतलब है गेटिंग लेस नेगेटिव। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर कंसिडर करें -6, तो -8 मोर नेगेटिव है, तो ये जो -8 है -6 से छोटा है, लेकिन -4 लेस नेगेटिव है, तो ये -4 -6 से बड़ा है। तो ये यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि शुरू में नेगेटिव वैल्यू है और वो बढ़ रही है, बढ़ने का क्या मतलब है कि लेस नेगेटिव हो रही है। तो क्या सिचुएशन है कि शुरू में फॉर एग्जाम्पल -6 है, फिर -5 -3 -2, तो -2 फाइनल पोजीशन है, तो -2 में से माइनस करें इनिशियल पोजीशन -6 को, और टाइम इंटरवल 1 है तो 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई। अगेन क्यों वेलोसिटी पॉजिटिव आई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, हालांकि एक्स नेगेटिव है, यहाँ भी एक्स नेगेटिव है, यहाँ फाइनल पोजीशन में एक्स की वैल्यू ज़्यादा है और इनिशियल पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कम है, क्योंकि -2 -6 से बड़ा है। और फाइनली अगर एक्स नेगेटिव है और वो डिक्रीज कर रहा है, क्या मतलब डिक्रीज कर रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है। क्या मतलब, -6 से -8 की तरफ जाएं तो ये मोर नेगेटिव हो रहा था। तो इस केस में क्या सिचुएशन हो रही होगी कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली बॉडी -2 पे, ये लेस नेगेटिव है और इसने मोर नेगेटिव होना है, तो ये इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा। अगेन फाइनल पोजीशन -6 है, उसको इनिशियल पोजीशन से माइनस करें, इस कैलकुलेशन को आप देखें -4 मीटर पर सेकेंड आ गया, वेलोसिटी नेगेटिव आ गई। तो इस केस और इस केस में क्या हो रहा था, जहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी वहाँ डेल्टा एक्स पॉजिटिव था, वहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, और यहाँ पे डेल्टा एक्स नेगेटिव था, तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कम हो रही थी। तो ये जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं ये एवरेज वेलोसिटी के लिए पढ़े हैं, लेकिन यही सारे रूल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। यहाँ पे आप एक चीज देखें, जैसा कि मैंने पहले एम्फेसाइज किया था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे इख्तियार में। तो सो पॉजिटिव एक्स वेलोसिटी डज नॉट ऑलवेज मीन मोशन टू द राइट एंड नेगेटिव एक्स वेलोसिटी डज नॉट ऑलवेज मीन मोशन टू द लेफ्ट। अगर बॉडी राइट साइड पे जा रहा है तब वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तब भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस कैसी। यहाँ पे हमने हमेशा राइट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है, तो बॉडी जब ओवरऑल इस तरह से पोजीशन चेंज कर रहा है कि वो राइट साइड पे जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी इन दो केसेस में, इन दो केसेस में ओवरऑल बॉडी लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी। तो यहाँ पे हमने एवरेजेस की बात की। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको विजुलाइज कैसे करें। तो उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यूज़ेन बोल्ट की बात करें, उसकी स्प्रिंट की बात करें, उसकी फास्ट रन की बात करें, शुरू में फॉर एग्जाम्पल वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, थोड़ा स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर फास्ट होगा, फिर और फास्ट होगा। तो ये उसका पाथ है। लेकिन अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट होगा और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम प्लॉट होगा। तो टाइम टी इजिकल टू 0 पे वो 0 पे है, तो ये टाइम टी इजिकल टू 0 पे 0 पे। फिर 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल वो इस पोजीशन पे पहुंचा, तो 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल वो इस एक्स की पोजीशन पे पहुंचा, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है। फिर 2 सेकंड गुजरे, फॉर एग्जांपल ये 17 मीटर पे पहुंच गया, तो फॉर एग्जांपल ये 17 मीटर पे। 3 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल वो 50 मीटर पे आ गया, 4 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल वो 80 मीटर पे आ गया। इसमें अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ये ज्वाइन करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। पाथ ये है, ये ग्राफ हमें ये बताता है कि किस तरह से पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर ये ग्राफ इस तरह से होता, उसका मतलब होता है कि ये पोजीशन स्लोली चेंज हो रही है, और ये अगर ग्राफ इस तरह से होता,
उसका मतलब है कम टाइम में पोजीशन तेजी से चेंज हो रही है। अगर ये इस तरह से होता है तो ये मॉडरेट स्पीड है, अगर ये इस तरह से होता है तो उसका मतलब है कोई एक स्लो बंदा मूव कर रहा है, पोजीशन बहुत मामूली से चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक स्नेल मूव कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि कितना तेजी से पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन ये एक्चुअल पाथ नहीं है। पाथ ये है क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस हमने चूज किया, जिस डायरेक्शन में यूसेन बोल्ट मूव कर रहा था उसको हमने एक्स चूज किया। अब इस ग्राफ में से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए कोई 2 पॉइंट्स चूज करें, जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो इस ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट्स चूज करें, तो फॉर एग्जाम्पल 1.1 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन नोट की, और एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन नोट की। और फिर क्या करें, इसको एक लाइन से ज्वाइन करें। ये हमारे पास सीकेंट लाइन है, जो ग्राफ के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। और इसका स्लोप मालूम करें, तो स्लोप में क्या होता है, राइज ओवर रन। ये हमारे पास रन है, कितना आगे बढ़े इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और कितना राइज किए, तो राइज को रन से डिवाइड करें तो हमारे पास स्लोप आता है। तो आम केस में हमारे पास यहाँ y होता था और यहाँ पे x होता था। स्लोप मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता था। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x में डेल्टा y राइज होता था और डेल्टा x रन होता था। यहाँ पे डेल्टा y एक्सिस पे x है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना x चेंज हुआ, तो डेल्टा x हमारे पास यहाँ पे डेल्टा y की जगह आएगा और डेल्टा t हमारे पास डेल्टा x की जगह आएगा। तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा y ओवर डेल्टा x हो जाए डेल्टा x ओवर डेल्टा t है। और ये जो स्लोप है वो इस लाइन का स्लोप है जो हमारे पास P1 से P2 वाली लाइन है, इसका स्लोप है। और ये स्लोप इस कर्व को मैच नहीं कर रहा, और ये जो हमारे पास स्लोप है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी बताएगा। क्यों एवरेज वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि डेल्टा x ओवर डेल्टा t क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो ग्राफिकली एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है तो पहले आपको देखना पड़ेगा किन 2 पॉइंट्स के दरमियान आप एवरेज वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो आपको वो 2 पॉइंट्स चूज करना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। दूसरा पॉइंट P2 आप 3 सेकंड पे भी ले सकते थे, 2 सेकंड पे भी ले सकते थे, ये आपकी चॉइस है। फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आप स्लो मालूम करेंगे वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करवाएगा। तो हम आगे एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये बात क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे।